दोस्तों, आज जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे। आज हम उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध के कठोर शांति समझौते और 1930 के दशक आर्थिक संकट से जुड़ी हुई है, जबकि इसके ज़्यादा तत्कालिक कारण जर्मनी, इटली और जापान द्वारा अपने पड़ोसियों पर किए गए आक्रमण थे। एक कमज़ोर और विभाजित यूरोप, एक अलग-अलग अमेरिका और एक अवसरवादी यूएसआर सभी शांति के लिए इच्छुक थे, लेकिन तुच्छीकरण की नीति ने केवल यह वही दिया जिसे सभी को सबसे ज़्यादा डर था, एक और लंबा और भयानक विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व के कुछ प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण था वर्साय की कठोर संधि। 1930 के दशक का आर्थिक संकट, फांसीवाद का उदय, जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण, एडोल्फ हिटलर का पंथ, पश्चिमी शक्तियों द्वारा तुच्छीकरण की नीति। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वर्साय की संधि के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और विजेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर शर्तें तय की कि युद्ध की कुछ लागतें वापस मिल जाए और जर्मनी को भविष्य की खतरा बनने से हटा दिया जाए। इसके बारे में और जानकारी में यह बताया गया था कि युद्ध से यूरोपीय अर्थव्यवस्था और आबादी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए विजेता नरमी बरतने के मूड में नहीं थे, क्योंकि जर्मनी लगभग जीत चुका था और उसका उद्योग अभी भी बरकरार था। जर्मनी एक खतरनाक राज्य बना रहा। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस पूरी तरह से दंडात्मक समझौता नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके अस्थायी नाराजगी हो सकती थी और जर्मनी निर्यात के लिए एक मूल्यवान बाजार बनाने में असमर्थ हो सकता था। शांति की शर्तें वर्साय की संधि में तय की गई थी, जिस पर 28 जून 1919 को यूएसएसआर को छोड़कर सभी पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। जर्मनी और फ्रांस के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करने के लिए राइनलैंड को विसैन्यकृत किया जाना चाहिए। सभी उपनिवेशों और पश्चिमी जर्मनी के कोयला समृद्ध क्षेत्र सार को जर्मन अधिकार से हटा दिया गया। पोलैंड को ऊपरी सिलेसिया का औद्योगिक क्षेत्र और समुद्र तक एक गलियारा दिया गया, जिसमें डेजिंग शामिल था, और पूर्वी पर्शिया को जर्मनी के बाकी हिस्सों से काट दिया गया। फ्रांस ने अल्सेसस और लोरेन के क्षेत्रों को वापस पा लिया। जर्मनी को फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा। जर्मनी के सशस्त्र बलों पर सीमाएं थी और वह टैंक, विमान, पनडुब्बी या युद्धपोत नहीं बना सकता था। अंत में जर्मनी को युद्ध शुरू करने के लिए पूरी जिम्मेदारी यानी अपराध बोझ स्वीकार करना था। कई जर्मनी ने अपनी शर्तों को अत्यधिक अपमानजनक माना। इस समझौते ने पूर्वी यूरोप में 9 नए देशों की स्थापना की, जो अस्थिरता का एक नुस्खा था, क्योंकि उन सभी में अपनी सीमाओं को लेकर विवाद था और कई में बड़े अल्पसंख्यक समूह थे जो दूसरे देश का हिस्सा होने का दावा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध की भारी कीमत चुकाने के बाद एक बार फिर शक्तिशाली हुए जर्मनी, इटली और रूस के नवजात राज्यों को साम्राज्यवादी इशारे से देखा। 1920 के दशक में जर्मनी ने 2 महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए। 1925 के
लोकानो संधि ने जर्मनी की पश्चिमी सीमाओं की गारंटी दी, लेकिन पूर्व में बदलाव की कुछ गुंजाइश थी। 1928 के केलाग-प्रायड संधि पर 56 देशों ने हस्ताक्षर किया। सभी प्रमुख शक्तियों ने सैन्य साधनों का उपयोग करके विदेश नीति का संचालन नहीं करने का वादा किया। 1929 में वर्साय संधि की द्वारा निर्धारित जर्मनी के मुआवजे $6.6 मिलियन को घटाकर $2 बिलियन कर दिया गया। 1932 में मुआवजे को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। कुछ आर्थिक संकट भी थे, जैसे 1929 में वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। शुरू ही महामंदी के कारण 1930 के दशक में कई अर्थव्यवस्थाओं का संकट पैदा हो गया। विश्व व्यापार कीमतें और रोजगार में गिरावट आई। 1923 में जर्मनी में अत्यधिक मुद्रास्फीति हुई, जिसने बचत की बेकार कर दिया। एक ऐसा झटका जिसे जर्मन मध्यम वर्ग के लोग कभी नहीं भूल पाए। संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलने वाले नियमित ऋण, जिस पर जर्मन अर्थव्यवस्था निर्भर भी थी, बंद हो गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढहने के कारण कई राज्यों में शत्रुतापूर्ण रवैया था। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धनुर्धार था। यूएस ने अलगाववादी रणनीति अपनाई। ब्रिटेन और फ्रांस ने केवल अपने साम्राज्यों की ओर देखा। संरक्षणवाद और व्यापार शुल्क आदर्श बन गए। जर्मनी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और विश्व व्यापार भागीदारियों पर निर्भर न होने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। एक ऐसी नीति जिसके सैन्य कब्जे के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण आवश्यक था। जर्मनी ने वित्तीय संकट से बाहर निकलने का रास्ता बड़े पैमाने पर पुनः सशस्त्रीकरण के रूप में देखा, जिससे कारखाने और सशस्त्र बलों में नौकरियां पैदा हो गई। नीति में न केवल हथियारों का भंडार करना शामिल था, बल्कि कुल युद्ध के लिए तैयार अर्थव्यवस्था का निर्माण करना भी शामिल था, जहां संसाधनों, ऊर्जा, कारखानों और कुशल श्रमिकों के मामले में हथियार उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। राष्ट्रवादी फांसीवादी पार्टियां पूरे यूरोप में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। 1922 के दशक में जब इटली पर बेनिटो मुसोलिनी का शासन था, जो वहां की फांसीवादी पार्टी के नेता था। 1939 तक स्पेन में जनरल फ्रैंको के रूप में एक फांसीवादी शासक था, और जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर फांसीवादी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नेता था, जो 1932 के जुलाई और नवंबर के चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी। ब्रिटेन जैसे लोकतंत्रों में फांसीवादी पार्टियां थीं। करिश्माई नेता लोकप्रिय राष्ट्रवादी भावनाओं को सोचने के एक बहुत ही बेहद तरीके में बदल रहे थे। फांसीवादी पार्टियां हालांकि अलग अलग देशों में बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, लेकिन उनके कुछ मुख्य लक्ष्य समान थे। फांसीवादी नेता पूर्ण सत्ता चाहते थे, और इससे नई व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनुरूपता, बाहरी लोगों की शत्रुता, असंतुष्ट विचारों के प्रति अधिकता पर जोर दिया। फांसीवादी दलों ने शुरू में साम्यवाद के विरोधियों के रूप में लोकप्रियता हासिल की, जिससे 1917 में रूसी क्रांति